अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। एक्वापोनिक्स विधि से खेती करके कमाएं अच्छा मुनाफा। वर्मी कंपोस्ट खाद बनाना है काफी आसान। बदलते वक्त के साथ खेती करने के तौर तरीके भी आधुनिक हो रहे हैं। पारंपरिक खेती के अलावा आय के स्रोतों को बढ़ाने के उद्देश्य से किसान अब नई प्रणाली का भी रुख कर रहे हैं। इन्हीं में से एक है एक्वापोनिक्स तकनीक। ये एक उभरती हुई तकनीक है जिसमें मछली पालन के साथ साथ सब्जियों की खेती की जा सकती है, जिससे किसान कम जगह में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो क्या है ये तकनीक, इस बारे में अपने अनुभव साझा कर रहे हैं गांव बुटाना, जिला करनाल, हरियाणा के प्रगतिशील किसान नीरज चौधरी। तो आप भी देखिए और लाभ उठाइए। और ये जो तकनीक है, इस तकनीक को हम एक्वापोनिक्स फार्मिंग बोलते हैं। एक्वापोनिक्स का मतलब है मछली और सब्जी एक साथ। किसान भाइयों, एक्वापोनिक्स एक उभरती हुई तकनीक है जिसमें एक साथ मछली पालन और सब्जियों की खेती की जा सकती है। इस तकनीक से सब्जियों की खेती के लिए मिट्टी की सतह की जरूरत नहीं होती, बल्कि पानी की सतह पर खेती करके मछलियों के साथ ऑर्गेनिक सब्जियों की भी प्राप्ति होती है, जिससे किसान कम जगह में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। हमने जो ये विधि है इसको हमने कनाडा से देखा था। इजराइल में भी मैं एक बार जब विजिट करने गया था, वहाँ से भी हमने इसका आइडिया लिया था। वो लोग इसको काफ़ी बड़े स्तर पे कर रहे हैं, तो हमने देखा कैसे वो शुद्ध खाना खाते हैं, साथ में मछली उत्पादन भी ले रहे हैं। तो यही करने के बाद मैंने अपने फार्म पे आकर के इस तरीके का एक प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का शेड बनाया। इस शेड का जो निर्माण है ये हमने 14 फुट बाय 260 फुट लंबा हमने शेड बनाया हुआ है। इसके अंदर हमने तिरपाल की तारपोलिन की शीट डाली हुई है ताकि जो हमारा पानी है वो अच्छे से रुक जाए, कहीं से लीकेज ना हो। उसी के साथ साथ हमने इसके अंदर जो शीट बनवाई है थर्मोकोल की, वो इस तरीके की बनवाई है कल को जब इसके ऊपर फल आए तो वजन से वो शीट टूटे ना या वो पानी के अंदर दबे नहीं। तो हमने स्पेशल डिज़ाइन शीट बनवाई है जिसमें हमारे एक शीट में 3 बाई 6 की में 8 पौधे लग सकते हैं। और ये जो विधि है इसमें हमने पंगास मछली है जो पाली हुई है, इसमें हमने एयर ब्रीदर मछली डाली है ताकि उसको सांस लेने में भी प्रॉब्लम ना हो। और इस विधि के अंदर हमने जो सब्जियां चूज़ की हैं, ज़्यादातर हमने बेल वाली सब्जियां या सलाद पत्ता जैसी जो सब्जियां हैं जिनका वजन शीटों के ऊपर कम आएगा, उस तरीके की सब्जियों का हमने चयन किया है। जैसे कि इसमें शिमला मिर्च है, हरी मिर्च है, सलाद वाला टमाटर है, सलाद पत्ता है, हरा प्याज है,
आपका ब्रोकली है, इस तरीके की जो सब्जियां हैं इसमें हमने चयनित की हैं और इसी तरीके की हम सब्जियां यहाँ पे लगाई भी। इस विधि में हम क्या करते हैं, मछली को हम रोजाना 2 टाइम भोजन देते हैं, जो पूरा पौष्टिक आहार होता है मछली का। मछली जब भोजन कर लेती है, जो उसका बचा हुआ मल होता है, उस मल के अंदर काफ़ी मात्रा के अंदर जो है अमोनिया, नाइट्रोजन, नाइट्रेट, ये सभी जो तत्व हैं मौजूद होते हैं, जो पौधे को ग्रोथ करने के लिए चाहिए होते हैं। जैसे हम रासायनिक खाद डालते हैं अपने खेत के अंदर, यूरिया डालते हैं, उससे नाइट्रोजन बहुत भारी मात्रा में मिलती है पौधे को ग्रो करने के लिए। तो इसी तरीके से जो यहाँ पे मछली का जो मल है उसके अंदर ये सभी तत्व प्रेजेंट होते हैं, जिनको पौधे की जो जड़ है, इसके अंदर शीट में जो पौधा हमने लगाया हुआ उसकी जो रूट्स हैं, जो जड़ हैं, वो पानी के अंदर होती हैं। जो जितनी भी ज़रूरत पड़ने के पास, मतलब जितनी उसको ज़रूरत है उतने ही वो उसमें से नाइट्रोजन फिक्स करके पानी से ले लेता है। जो भी उसका कार्बन साइकिल है वो भी आप पानी से ले लेता है। तो ये लेने के बाद जो पौधा है वो अच्छे से बढ़ोतरी करता है, ग्रोथ करता है। दूसरा, इसमें जो फल आता है सब्जी का, वो इतना बेहतरीन आता है कि बिना फ्रिज के भी आप उसको शेल्फ लाइफ जो है 8 से 10 दिन तक बिना फ्रिज के बाहर रख सकते हो। जो उसका कलर आता है वो यूनिफॉर्म आता है, सब एक जैसा फल उतरता है इसके ऊपर, कोई भी फल के ऊपर कीड़ा नहीं लगता। जैसे कई बारी सब्जी है आपकी बेमौसमी बारिश होने की वजह से बाहर ख़राब हो जाती है। तो इस तरीके की जो समस्याएं हैं किसानों के लिए, वो इस शेड के अंदर दूर हो चुकी हैं। सबसे बड़ी समस्या जो है नलाई गुड़ाई की है, खरपतवार बहुत हो जाती है बाहर। तो रोज़ की रोज़ किसानों को मजदूर लगा करके खुदाई करानी पड़ती है सब्जी के अंदर। इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमने मिट्टी रहित जो खेती है इसमें अपनाया, हमने कोकोपीट का यूज किया है। इसके साथ साथ इसमें हमने वर्मीकुलाइट और परलाइट, ये 3 चीज़ें ऐड की हैं, जिसकी वजह से जो पौधा है उसकी जड़ें बहुत इजीली नीचे जा सकती हैं, मिट्टी में जो है सख्त हो जाती हैं, और ये कोकोपीट जो है नरम रहता है, जिसकी वजह से उसकी पौधे जो हैं आसानी से पानी में चल जाती हैं। और इसमें जो सब्जियों का जो फल देने का पीरियड है वो भी काफ़ी लंबा होता है। मतलब आप टमाटर अगर बाहर देखते हैं तो 3 से 4 महीने में फसल जो है उसकी ख़त्म हो जाती है। यहाँ टमाटर जो है 5.5 से 6 महीने तक फल देता है। किसान भाइयों, एक्वापोनिक्स खेती किसानों को कम जगह में अच्छा मुनाफा देती है। इस तकनीक का सबसे बड़ा फायदा है कि जहां पानी की कमी हो या जमीन बंजर हो, वहां भी इस तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तकनीक में पारंपरिक खेती के मुकाबले 95% तक पानी की बचत होती है। यही नहीं, एक्वापोनिक्स खेती में मिट्टी की फसल की तुलना में फसल 3 गुना ज्यादा तेजी से बढ़ती है। कम क्षेत्र में अधिक पैदावार देने वाली ये तकनीक दोहरी कमाई का अच्छा विकल्प है। अब बहुत से लोग हैं जो अपने घरों में रह करके ताज़ी सब्जियां और ताज़ी मछलियों का लुत्फ़ उठाना चाहते हैं। तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा, आप अपने घर की छत पे, ज़्यादा बड़ा नहीं, आप 20 बाय 20 का एक टैंक रखें मछली का, उसके अंदर आप पानी भरें और आप एयर ब्रीदर मछली, पंगास या तिलापिया या देसी मांगुर, इन मछलियों का आप चयन करें और एक टैंक में आप 500 पीस मछलियों के डालें, जिस मछली से आपको लगभग 6 महीने के अंदर 500 ग्राम की उनकी वजन हो जाएगा, जो कि लगभग 2.5 क्विंटल के करीब आपकी यील्ड हो जाएगी। और उसमें आप 5 तरीके की सब्जियां जो आपके घर रोज जरूरत पड़ती है आपकी, वो सब्जियां उगाएं आप। उन सब्जियों से आपको ज़्यादा नहीं, 6 महीने के अंदर 40 से 50 हज़ार रुपये का सब्जियों से मुनाफा होगा। तो 40 से 50 हज़ार रुपये की सब्जी मात्र आप अपनी छत से उगा सकते हैं, जिससे आप अपनी हेल्थ भी ठीक रख सकते हैं ऑर्गेनिक भोजन खा करके और मछली खा करके। साथ में आप अपना जो वातावरण है घर का वो भी हरा भरा रख सकते हैं। तो इसी के साथ साथ मैं किसानों को सभी को सलाह दूंगा भी आप एक्वापोनिक्स की विधि अपनाएं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं, ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा किसान हैं वो इसके साथ जुड़ें और मछली और सब्जी दोनों एक साथ करें। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। तो बने रहिए हमारे साथ।
किसान भाइयों, केंचुए को किसानों का मित्र और भूमि की आंत यूं ही नहीं कहा जाता। ये केंचुए पोषक तत्वों से भरपूर उत्तम जैव खाद बनाने में सहायक हैं। जी हाँ, खेतीबाड़ी के क्षेत्र में देखा जाए तो आज वर्मी कंपोस्ट बेहतर और कोई दूसरी खाद नहीं है। ये न केवल काफी सस्ती खाद है, बल्कि किसान इसे स्वयं आसानी से तैयार कर सकते हैं। बस जरूरत है किसान प्रशिक्षण लेकर इसे बनाने की शुरुआत करें। तो आप किस प्रकार से करें वर्मी कंपोस्ट खाद, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश कौशल। केंचुआ खाद एक बहुत पुरानी विधि है जिसके द्वारा किसान अपने घर पे, अपने फार्म हाउस के आसपास इस खाद को तैयार कर सकते हैं। इस विधि में केंचुओं का उपयोग होता है, जिससे आपका जो गोबर है या आपके पशुओं के नीचे जो आप बिछौना बिछाते हैं उसको भी आप इसमें यूज़ में ला सकते हैं और उससे एक उत्तम क्वालिटी की खाद जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं, और जिससे आप केमिकल फर्टिलाइजर्स के ऊपर अपनी डिपेंडेंस जो है उसको ख़त्म भी कर सकते हैं अगर आप इसका सही तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं। वर्मी कंपोस्ट बनाने की कई विधियां प्रचलित है, लेकिन पिट विधि सबसे ज्यादा लोकप्रिय और लाभदायक विधि है। इस विधि में क्षेत्र का आकार आवश्यकता अनुसार रखा जाता है। आमतौर पर मध्यम वर्ग के किसानों के लिए 100 मीटर वर्ग मीटर क्षेत्र पर्याप्त रहता है। अच्छी गुणवत्ता की केंचुआ खाद बनाने के लिए सीमेंट तथा ईंटों से पक्की क्यारियां बनाई जाती है, जिन्हें वर्मी बेड भी कहते हैं। प्रत्येक क्यारी की लंबाई 3 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर और ऊंचाई लगभग 30 से 50 सेंटीमीटर रखते हैं। 100 वर्ग मीटर क्षेत्र में इस प्रकार की लगभग 90 क्यारियां बनाई जा सकती है। इसके लिए जमीन से थोड़ा ऊपर उठी हुई जगह का चुनाव करना चाहिए। क्यारियों को तेज धूप, वर्षा से बचाने और केंचुओं के तीव्र प्रजनन के लिए अंधेरा रखने के लिए घास फूस बने से छप्पर और चारों ओर हरी नेट से ढकना लाभकारी होता है। इसके अलावा आजकल HDPE प्लास्टिक से बनी हुई वर्मी पिट भी बाजार में उपलब्ध है, जिनमें आसानी से केंचुआ खाद बना सकते हैं और इनका उपयोग कई वर्षों तक कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, विश्व भर में लगभग 2800 से भी ज़्यादा केंचुओं की प्रजातियां पाई जाती हैं। मुख्यतः हम केंचुओं की प्रजातियों को 3 वर्गों में बांटते हैं। एक तो जो 90% तक ऑर्गेनिक मैटर यानी कि गोबर, घास फूस या वनस्पति का जो कूड़ा करकट हमारे पास होता है उसको खा करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं, ये एक वो हैं। दूसरे, ज़मीन के अंदर जो बिल्कुल बराबर पैरेलल ज़मीन के साथ चलते हैं, एक वो केंचुए होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपकी 1.5 मीटर चौड़ाई और 2.5 फुट ऊंचाई है तो 1 मीटर लंबाई में आपने लगभग 1 किलो केंचुए डालने हैं। क्योंकि मैं आपको यहाँ ये भी बताना चाहूँगा कि जो स्पीसीज़ केंचुओं की जिसको हम आइसिनिया फोर्टिडा कहते हैं, और मैं अभी आपको दिखाऊंगा भी, उस प्रजाति के 1 किलो में लगभग 1000 केंचुए आते हैं, क्योंकि एक केंचुओं का वजन लगभग 1 ग्राम होता है लगभग, और वो अपने वजन के मुताबिक लगभग उतना ही भोजन एक दिन में खा सकता है और उसको वो कन्वर्ट करता है केंचुआ खाद में। इसके अंदर क्या करेंगे आप कि गोबर और जो घास फूस आपके पास है उसको काट करके आपस में मिला करके उसको भर देंगे और उसमें पानी डाल देंगे, और लगभग 15 से 20 दिन जब वो पुराना घास फूस का मिश्रण हो जाएगा तो उसको ऊपर से उसको क्या करेंगे पहले कि उसको थोड़ा सा गोबर और चिकनी मिट्टी लेकर के उसको लिपाई कर देंगे। और लिपाई करने से क्या होगा कि जैसे ही अंदर ऑर्गेनिक कार्बन
और जो ऑर्गेनिक मटेरियल आपका जो है वो सड़ना जैसे शुरू होगा तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, और उससे क्या होगा कि जो आपका जो ऊपर जो आपने लेप लगाया है उसमें दरारें आ जाएंगी, और उन दरारों से 20 दिन या 25 दिन के बाद आप केंचुओं को ऊपर से उसमें डाल सकते हैं, और वहीं से आपने इसमें पानी भी डालना है। और इस रिंग विधि से आप केंचुआ खाद बनाने की अवधि को बहुत कम कर सकते हैं। इस रिंग विधि में आप 55 से 65 दिन के अंदर अपनी केंचुआ खाद तैयार कर सकते हैं। अनुकूल आर्द्रता, तापक्रम तथा हवा में परिस्थितियों में 25 से 30 दिनों के उपरांत बेड की ऊपरी सतह पर 3 से 4 इंच मोटी केंचुआ खाद एकत्र हो जाती है। बेड में गहराई में चले जाते हैं तब केंचुआ खाद को भी आसानी से अलग कर सकते हैं। खाद की पलटाई या तैयार कंपोस्ट को एकत्र करते समय खुरपी या फावड़े का प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए। इस पक्के जो स्ट्रक्चर बनाएंगे इसमें एक तरफ को थोड़ी सी स्लोप दे देंगे, और स्लोप देने के बाद क्या करेंगे कि एक नाली बाहर को निकाल देंगे। अगर किसी कारण आपका पानी ज़्यादा चला जाता है तो वो वहाँ से ड्रेन आउट हो करके आप किसी बर्तन में उसको कलेक्ट कर सकते हैं, और उसको 1:10 की रेशो में, यानी कि एक हिस्सा उसका लेकर के और 10 हिस्से पानी लेकर के अपनी सब्जी या अपने फल वाले पौधे या इवन आप सीरियल क्रॉप्स में भी उसकी फोलियर स्प्रे कर सकते हैं, जिससे आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट देने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। ये एक प्रकार का वर्मी वॉश बन जाता है जो कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में तथा कुछ मैक्रो न्यूट्रिएंट में भी पूरी तरह से भरपूर होता है, जिससे पौधे की माइक्रो न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट तो हर तरह से पूरी हो जाती है। आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, और इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह जिला जयपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला जयपुर और इसे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में आगामी 3 दिनों के दौरान वर्षा की कोई संभावना नहीं है। अधिकतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 35% और न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 14% तक रहने की संभावना है।
हवा की औसत गति 6 से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रहेगी। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि मटर की फसल में फली छेदक लट का प्रकोप दिखाई देने पर एसीफेट 75 ईस्वी की 1.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। वर्तमान तापमान बेर के बाग में फल मक्खी के प्रकोप के लिए अनुकूल है, अतः किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि बेर में फल मटर के दाने के आकार के हों तब कीट के प्रभावी नियंत्रण के लिए डाइमेथेट 30 ईसी दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि प्याज की नर्सरी में थ्रिप्स कीट की रोकथाम के लिए डाइमेथेट 30 ईसी दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। समय पर बोई गई गेहूं की फसल में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण के लिए बुआई के 30 से 35 दिनों के बीच 500 ग्राम 2,4-D ईस्टर सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर की दर से व सक्रिय पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण के लिए आइसोप्रोट्यूरान 750 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर की दर से 500 से 700 लीटर पानी में घोल बनाकर बुआई के 30 से 35 दिनों के बीच खड़ी फसल में छिड़काव करें। बैंगन की फसल में फल एवं तनाछेदक लट के प्रकोप की संभावना है। इसके नियंत्रण के लिए प्रभावित शाखाओं एवं फलों को तोड़कर नष्ट कर देवें और फल बनने पर क्लोरोपाइरीफॉस 20 ईसी दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। फसल पर कीटनाशक रसायनों का छिड़काव करते समय मधुमक्खियों को बक्सों के अंदर रखें। कीटनाशक के छिड़काव के 5 से 6 घंटे बाद मधुमक्खियों को खेत में जाने दें। गेहूं और जौ की खड़ी फसल में दीमक के नियंत्रण के लिए क्लोरोपाइरीफॉस 20 ईसी दवा की 4 लीटर मात्रा 80 से 100 किलोग्राम मिट्टी में मिलाकर 1 हेक्टेयर खेत में समान रूप से फैलाएं और हल्की सिंचाई करें। सरसों की फसल, चने की फसल और मेथी की फसल को संभावित ठंड के प्रभाव से बचाने के लिए किसानों को शाम के समय थायोयूरिया, तरल सल्फर आदि का छिड़काव करने की सलाह दी जाती है। फसल को बचाने के लिए किसानों को शाम के समय हल्की सिंचाई करने की सलाह दी जाती है। छोटे फलों के पौधों और नर्सरी को ठंडी हवा से बचाने के लिए उनके उत्तर की ओर पॉलीथीन सीट या सरकंडा से ढकना चाहिए। इस सप्ताह प्याज का प्रत्यारोपण कर लेना चाहिए। किसानों को सलाह दी जाती है कि रोपाई से पहले खेतों में पूरी तरह से विघटित FIM और पोटाश उर्वरक का उपयोग करें। दुधारू एवं नवजात पशुओं को शीतलहर से बचाने के लिए समुचित प्रबंध करें। किसानों को सलाह दी जाती है कि रात में और सुबह जल्दी पशुओं को पशुशाला में रखें। रात्रि में पशु घर के द्वार पर टाटी या जूट की बोरी लगा दें और दुधारू एवं नवजात पशु की पीठ के चारों ओर जूट की बोरी बांधें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उनका जवाब इस प्रकार से है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम सहजपुरा जिला दौसा के कृषक गणपत लाल ने। ये बछड़े बछड़ियों की उचित देखरेख के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो गणपत लाल जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। यदि कोई गाय बछिया देती है उसी समय से उनको ये ख्याल रखना पड़ेगा कि इसको बेहतर प्रबंधन किया जाए ताकि वो पुनः जो निर्धारित समय है उसके अंतर्गत बच्चा दे सके। जब से बछिया पैदा लेती है उसको कम से कम शरीर के 10वें भाग के बराबर प्रतिदिन दूध देना चाहिए। यदि बछिया का वजन 20 kg है तो 2 किलो के हिसाब से प्रतिदिन दूध, माँ का दूध उसे दिया जाना चाहिए ताकि उसका जो शरीर के अनुसार जो रिक्वायरमेंट है, जो आवश्यकता है, उसके अनुसार उसकी रिक्वायरमेंट पूरा हो सके। जब बछिया का उम्र 1 महीना का हो जाता है तो उसको प्रथम बार कृमिनाशक दवा देना चाहिए। कृमिनाशक दवा में हम कोई भी जैसे कि एल्बेंडाजोल 30 ml या फेनबेंडाजोल 30 ml हम उसको दे सकते हैं। बछिया बड़ी होती जाएगी
उसको पूरक आहार की आवश्यकता होते जाएगा। इसके लिए जब जो दूध घटते जाएगा, दूध का आवश्यकता उसके शरीर में कम होते जाएगा और वो चारा पर निर्भर रहने लगेगी या चारा खाने लगेगी, उसी टाइम से उसको पुनः 2 महीना से लेकर 3 महीना के बीच पुनः कृमिनाशक दवा के बाद मिनरल मिक्सचर या पूरक आहार के रूप में विटामिन मिक्सचर, मिनरल मिक्सचर इत्यादि कोई शुरू कर देना चाहिए। बछिया जब 6 महीने से अधिक की हो जाती है तो प्रथम बार टीकाकरण के रूप में उसको HSBQ का टीका देना आवश्यक है। 6 महीना से 8 महीना के बीच भविष्य में वो गाय बनने के बाद एबॉर्शन का केसेस नहीं हो, गर्भपात का केस उसके साथ नहीं हो, इस हेतु भी ब्रुसेलोसिस का टीकाकरण अब सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। वो टीका निश्चित तौर पे उसको दिलवा देना चाहिए। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadaata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088